ज़हीर भाई, एक पुलिस अफसर के घर में चोरी की वारदात हुई थी, बहुत बड़ी। वो ट्रेस आउट भी हो गई थी, सुना उसमें बड़ा इन्फ्लुएंस भी हुआ था। आप उसकी तफ्तीश कर रहे थे, तो वो क्या स्टोरी थी? आपने पुरानी गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू किए हैं। बात इस तरह से है कि यकीनन ये वाक़या बहुत अहमियत का हामिल है, बड़ा दिलचस्प है कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, उनके घर में बड़ी चोरी हो गई। उस बड़ी चोरी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी उनके बेटे की कुछ ज्वेलरी थी, ब्रेसलेट्स और कुछ हीरे की अंगूठी थी और उसमें कुछ घड़ियाँ थीं, मोबाइल फ़ोन बड़ा कीमती था, वो चोरी हो गया। और उसमें पुलिस नाकाम हो गई। पुलिस नाकाम क्यों हुई वो फिर मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि उसमें पुलिस की नाकामी की वजूहत क्या थी। उन्होंने जिस शख्स पे शक का इज़हार किया कि हमारी 100% चोरी इस बंदे ने की है, पुलिस उसको इंटरोगेट नहीं कर सकी और फाइनली वो केस जो था वो फिर ऑफिसर्स ने, चूँकि वो जो पुलिस ऑफिसर था उनका भी असर व रसूख था, वो पुलिस ऑफिसर्स को अपने मुलाजमत का वो दावेदार भी थे कि जी मेरी तो चोरी हर सूरत में बरामद होनी चाहिए, लेकिन वो चोरी बरामद नहीं हो रही थी। तो कैसर मुश्ताक मेरे डीएसपी थे सीआईए के, उन्होंने कहा कि ज़हीरुद्दीन बाबर ए टास्क है, इनू आपां लभना है तो अपने तौर पर लभना है। हमने फिर कोशिश शुरू की और उनके बताई हुई निशानदेही के मुताबिक मैं और एक आलमगीर एएसआई हैं, हमने उनके गांव का रुख इख्तियार किया। जब हमने गांव का रुख इख्तियार किया तो वो जिस इलाके के रहने वाले थे, जहाँ पे जिस पे शक था, वो जिस एरिया का रहने वाला था, वो वहाँ पे एक बड़ी शख्सियत की रियाया थी। अब ये जो बड़ी शख्सियात होती हैं ना जी, ये अपनी रियाया का बहुत तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अच्छा, बस मुझे ये बता दें, ये बड़ी शख्सियत सियासी थी, आपकी डिपार्टमेंट की थी, पुलिस ऑफिसर्स थी, ये कौन था? नहीं नहीं, ये एक आज भी बहुत असर और रसूख है। वो एक सियासी और समाजी शख्सियत है आज भी। उनका बड़ा इन्फ्लुएंस था और वो इन्फ्लुएंस बजा था। वो बजा इसलिए था कि वो अपने इलाके में जितना काम करते हैं, तो वहाँ की जो आवाम है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वो उनकी इज़्ज़त बाप की तरह करते हैं। वो ये समझते हैं कि ये हमारा बाप है। और फिर आप जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे माशरे में बाप अपनी औलाद की हर तरह की बुराई की प्रोटेक्शन करता है, तो उसको प्रोटेक्शन हासिल थी उस शख्सियत को। हमने उस पर फिर स्कॉटलैंड यार्ड वाला काम किया। मैंने और आलमगीर एएसआई ने कैसर मुश्ताक साहब की कोशिश के साथ हम उसके इलाका में चले गए। वहाँ जाके हमने चंद दिन गुजारे उन खेतों में, खलियानों में। वो बियाबान इलाका, ता हद्दे नज़र खेत ही खेत और दरख्त और जानवर, और मतलब वो एक अजीबो गरीब किस्म का माहौल था। हमने वहाँ पे तंदूरों पे खाने खाए और हम फाइनली एक चीज़ तक पहुँच गए जिस तक पहले पुलिस नहीं पहुँच पा रही थी, क्योंकि वो तफ्तीश नहीं कर पा रहे थे। हमने एक इंटेलिजेंस का तरीक़ाकार अपनाया और हम पहुँचे कि उस शख्स ने जिस पे शक का इज़हार किया गया था, जिस पे शक ज़ाहिर किया गया था, उसने बड़ी तादाद में जानवर ख़रीदे हैं। उसने बड़ी तादाद में भेड़ बकरियां ख़रीदी हैं, भैंसें ख़रीदी हैं, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आती वो कहाँ है। फिर इस तरह से उसने अपनी एक हवेली बनाई, बड़ी मॉडर्न हवेली, जैसे कि आप डीएचए की किसी जगह की निशानदेही कर सकते हैं कि जी डीएचए का घर, आलीशान किस्म का विला बनाया जो 25,000 रुपये का मुलाजम अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसमें। वहाँ पे हमें एक शख्सियत मिली, उसने कहा जी कि बात इस तरह से है कि अगर मेरा नाम सीगा राज में रखा जाए तो मैं आपको इस वारदात का एक सिरा दे सकता हूँ। हमने कहा यार तुम तो हमारे लिए फरिश्ता बन के आए हो। उसने हमें सिरा दिया जी, उस वारदात में एक पिस्टल चोरी हुआ था। वो पिस्टल उसने बताया कि उस चोर के ससुराल के घर में मौजूद है। बस वो हमारा एक ब्रेकिंग पॉइंट था। वो हमें एक ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट मिला कि फिर उसके बाद ये चोरी छुप नहीं सकती थी। वो जो चोर था उसके पास एक एज थी कि ये जो शख्सियत रिटायर हुई है, ये बता ही नहीं सकते
कि मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया जो चोरी हुआ है, करोड़ों रुपया, मैं कैसे करोड़ों रुपए का मालिक हूँ, इतनी ज्वेलरी, इतनी कीमती अशिया मेरे पास कहाँ से आई। तो ये उसके पास एक एज था जो हर पुलिस अफसर को ये कहानी सुना के कि जी ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे मुलाजम रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं इनका काम ना छोड़ूं, मैं साल से इनके पास काम कर रहा हूँ, ये मुझे कैद रखना चाहते हैं और उस कैद को जारी रखने के लिए ये मुझ पर नाजायज़ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन फाइनली वो पिस्टल बरामद हो गया। ठीक है। जब वो पिस्टल बरामद हुआ तो जहाँ से हमने वो पिस्टल बरामद किया वहाँ से हमें अगला सिरा मिल गया, और वो सिरा जाके रुका उन कीमती जानवरों पे जो उसने उस चोरी के पैसे से ख़रीदे थे। हमने वो जानवर भी बरामद कर लिए। फिर हमें फाइनली ये पता चला कि इसने जो जानवरों की ख़रीदारी, हवेली की तामीर और इन तमाम कामों के बाद जो पैसा बच गया वो कहाँ छुपाया हुआ है। ठीक है। हम उस तक भी पहुंच गए और हमने उस शख्स को अरेस्ट कर लिया। ठीक है। जब हमने उसको अरेस्ट किया तो फिर वो सियासी शख्सियत या समाजी कह लें वो शख्सियत मंजर आम पे आई और उन्होंने कहा जी कि ये बेगुनाह है, इसने तो अपने दोस्त की इस चोरी पे पर्दा डालने के लिए, अपने दोस्त को बचाने के लिए खामोशी इख्तियार की थी। इनफैक्ट इसका दोस्त इसे मिलने आया था और उसने ये चोरी कर ली। जब इसको ये पता चला कि मेरे दोस्त ने चोरी कर ली है तो फिर ये अपनी स्किन सेव करने के लिए और अपने दोस्त की मोहब्बत कायम रखने के लिए ये आज तक झूठ बोलता रहा है। बुनियादी तौर पे चोरी इसने नहीं की, जबकि तफ्तीश में ये साबित हो गया था कि वो जो बोरे उठा के लेके गए तो उस चोरी में वो दोनों ही शामिल थे, दोस्त भी था। उन्होंने कैसे घर की दीवार से वो सामान बाहर निकाला और फिर फाइनली उसको मोटरसाइकिल पे कैसे उस एरिया में ट्रांसपोर्ट किया, ये सारी चीज़ें सामने आ गई। और बाद अज़ां वही हुआ, वो ताकतवर शख्सियत जो थी, वो इन्फ्लुएंशियल शख्सियत जो थी, वो कामयाब हो गई और ये चोरी फाइनली सुलह पे मुंतज हुई। अच्छा। और वो चोर साहब जो थे वो काफ़ी सारी रकम बचा लेने में कामयाब हो गए। ठीक है। मतलब वो हवेली भी बचाने में कामयाब हो गए और वो और भी बहुत कुछ बचाने में कामयाब हो गए। उन रिटायर्ड जो पुलिस अफसर थे उनको कोई तकरीबन 40% उनकी रिकवरी मिली। तो क्या सियासी शख्सियत को भी इसमें हिस्सा मिला था? नहीं, मैं गलत बयानी नहीं करूँगा, मैं इल्ज़ाम तराशी नहीं करूँगा। वो शख्सियत अपने इलाके में एक इंतहाई आला मकाम, मैं समझता हूँ कि जितने पॉलिटिकल लीडरशिप मैंने देखी है उसमें वो शख्सियत बड़ी अहमियत की हामिल है।